स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती जा रही है और इसका रीज़न क्या है? फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपका ओवर इरिगेशन हो गया, पॉल्यूटेड वाटर का यूज़ होना इरिगेशन के लिए, एक्सेसिव टिलेज हो गया, एक्सेसिव केमिकल्स का यूज़ करना और साथ के साथ इंफीरियर क्वालिटी की सीड्स का यूज़ करना। मैं एग्रीकल्चर क्यों प्रैक्टिस कर रही हूँ? बेसिकली एग्रीकल्चर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से जो मेरी रूरल पॉपुलेशन है, रूरल लाइवलीहुड है, उनके पास इनकम आती है। वो इनकम आती है तो दे कैन स्पेंड दैट ऑन देयर सर्विसेज। वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन और अच्छी जो भी रिक्वायरमेंट है एक गुड लाइवलीहुड के लिए वो सर्विसेज परचेज करते हैं और जो पैसा बचता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके एग्रीकल्चर इनपुट के अंदर वो डालते हैं नई क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे यहाँ पर कि ईयर ऑन ईयर हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। अब इसका रीजन क्योंकि फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो खत्म हो रही है। बट क्या सिर्फ इसका रीजन फर्टिलिटी ही है? कि क्या सिर्फ फर्टिलिटी की वजह से ही आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होती जा रही है? ऐसा नहीं है। सीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्शन में। अगर आपकी सीड की क्वालिटी ही अच्छी नहीं हुई, सीड ही आपकी बहुत इंफीरियर क्वालिटी की है, तो आपको प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा? अब दूसरा, क्लाइमेट चेंज हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, पेस्ट होने की वजह से, तो अगर मेरी क्वालिटी सीड नहीं होगी तो वो स्ट्रेस में आएगी तो प्लांट का प्रोडक्शन कम होगा और मेरा आउटपुट जो है फार्मर को वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकम रिटर्न कम होगा। सो एग्रीकल्चर के लिए या फिर आपकी क्रॉप्स के लिए मैं कहूँ तो जो बेस मटेरियल है वो है मेरा सीड। अगर मेरी सीड ही अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं होगा। सो बेसिकली सीड क्या है? सीड एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल मतलब कि उसमें एक लिविंग सेल प्रेजेंट है, एक लिविंग एम्ब्रियो कहें तो एक छोटा सा प्लांट उसके अंदर अवेलेबल है, जिसको स्टोर किया हुआ है एक प्रोटेक्टिव सीड कोट के थ्रू। कि जो प्लांट था, प्रीवियस प्लांट था, उसने एक सीड कोट के अंदर अपने छोटे से ग्रोइंग बेबी को क्लोज करके वहां छोड़ दिया। जैसे ही आप उसको सो करोगे और उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, लाइक योर वाटर अगर उसको अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगी, टेम्परेचर, तो वो जर्मिनेट होगा और एक नए प्लांट के अंदर डेवलप होगा। अब ये देखिए कि ये जो मेरा बेस मटेरियल है, अब ये बेस मटेरियल ही अगर मेरा इंफीरियर हो जाए, यही लो यील्डिंग हो जाए, डिजीज ससेप्टेबल हो जाए, पेस्ट ससेप्टेबल हो जाए, क्लाइमेट ससेप्टेबल हो जाए, तो मेरी क्रॉप जो ग्रो करेगी वो भी बहुत इंफीरियर क्वालिटी की होगी। और आप चाहे कितना भी, अगर मेरा बेस ही, वो कहते हैं ना कि अगर बच्चा ही एक अनहेल्दी पैदा हुआ है, एक बच्चा अगर अनहेल्दी पैदा हुआ है तो आप उसको कितना भी खिला पिला लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो हमेशा वीकर साइड में ही रहेगा। सो यही चीज है सीड के साथ कि अगर मेरी सीड ही इंफीरियर क्वालिटी की है, उसके अंदर वो हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर डिजीज से फाइट करने का टॉलरेंस नहीं है, उसके अंदर पेस्ट टॉलरेंस नहीं है, तो वो कभी भी मुझे एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे सकती है। दिस इज अ बेसिक यूनिट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। आप चाहे फिर कितना भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लीजिए, आप चाहे कितना भी बढ़िया इरिगेशन यूज कर लीजिए, कितनी भी बढ़िया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर लीजिए, बट अगर आपने एक अच्छी सीड नहीं खरीदी है तो आपका प्रोडक्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। एक जो सीड है इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक बेसिक मटेरियल है आपका क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अगर मेरी सीड की क्वालिटी अच्छी है तो यू विल गॉट अ हायर प्रोडक्शन, चाहे आप न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मैनेज कीजिए मत कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिजीज टॉलरेंट वेराइटी परचेज की है, तो आपको पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चा करने की ही ज़रूरत नहीं है, तो आपका इनपुट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया। आपने कोई ऐसी वेराइटी ली है जो कि आपका ड्रॉट टॉलरेंट है, तो अगर सूखा भी पड़ गया तो भी वो आपको एक अच्छा प्रोडक्शन दे देगी। उसके बाद ये एक कैरियर है जेनेटिक पोटेंशियल। जेनेटिक पोटेंशियल की मतलब वो अपने पेरेंट से कौन से जीन कैरी करके लेकर आई है। अब वो जो सीड है, कौन से वो जीन अपने पेरेंट से कैरी करके लेकर आई है, जैसे कि आपका हाई यील्डिंग हो गया, स्ट्रेस टॉलरेंस हो गया, डिजीज रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जब उसके पेरेंट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी थी, तो जो न्यू ग्रोइंग सेल है डेफिनेटली उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी होगी और नेक्स्ट जनरेशन में ये जाएगी। अब व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 2 के अंदर सीड टेक्नोलॉजी आपका
बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन वहां से आते ही आते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ऑप्शनल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये लेक्चर है। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। अब एक सीड मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी की जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, ड्रॉट टॉलरेंस है या टेम्परेचर टॉलरेंस है और भी हाई यील्डिंग है, ठीक है। तो अब देखो, आपने एक इंफीरियर क्वालिटी की सीड ली, आपको उसको फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, इरिगेशन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अब उसमें कोई पेस्ट लग गया तो आपको पेस्टिसाइड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास इनपुट लगेगा, इनपुट लेकर आओगे तो कॉस्ट भी आएगा, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। अब आपने एक इतनी अच्छी क्वालिटी की सीड खरीदी है जिसके जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, पेस्ट लगेगा ही नहीं, डिजीज रेजिस्टेंट है, डिजीज नहीं लगेगी, तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है जो जा रहा था पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंस के लिए या पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के लिए, डिजीज मैनेजमेंट के लिए, वो अब लगेगा ही नहीं। सो इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो गया और हायर यील्ड होने के बाद आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आउटपुट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है और आपको एक प्रॉफिट मार्जिन जो होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। साथ के साथ एक अच्छी क्वालिटी सीड को अगर हमें डेवलप करना है या फिर हमें एक अच्छी सीड मार्केट में लेकर आनी है तो ये हमारी कंट्री के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आती है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा फेवर करती है। जैसे जब आप एक अच्छी सीड बना रहे हैं तो आपको उसके पेरेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप कर रहे हैं और हाई यील्डिंग भी होनी चाहिए, सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंस से काम तो नहीं चलेगा, तो आपने 2 पेरेंट्स को सेलेक्ट किया, मेल एंड फीमेल। एक मेल पेरेंट लिया जिसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस का जीन था, फीमेल पेरेंट लिया जिसके अंदर हाई यील्डिंग का जीन था, दोनों की ब्रीडिंग कराई तो जो आपके पास जो सीड जनरेट हुई दैट इज हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एज वेल एज हाई यील्डिंग। तो ये एक नई वेराइटीज जिनके अंदर नई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी वेराइटीज को डेवलप करने में आपको हेल्प करती है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेगी, ये आपको हेल्प करती है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को अडॉप्ट करने में, डेवलप करने में, हाइब्रिड्स को डेवलप करने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, ये बायोफोर्टिफाइड वेराइटी क्या है, चलो हाइब्रिड हो गया, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये सब तो आपने सुना होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड तो हो गया जिसके जीन्स में हमने चेंज कर दिया, बट व्हाट इज दिस बायोफोर्टिफाइड वेराइटी? दिस बायोफोर्टिफाइड वेराइटी इज बेसिकली अ वेराइटी जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन किया। जैसे मान लीजिए आजकल के बच्चों के अंदर विटामिन ए की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो हम लेकर आए गोल्डन राइस। गोल्डन राइस वो राइस था जिसके अंदर नेचुरली हमने उसके जीन्स में चेंज करके विटामिन ए की कंसंट्रेशन उसमें बढ़ा दी है, ठीक है। आप किसी भी चीज के अंदर जेनेटिकली उसके जेनेटिक मेकअप के साथ चेंज करके या उसके ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं कि नेचुरली उसके अंदर कोई जो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा रहे, इसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन, कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उसको फोर्टिफाई कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। ये सब हम ला सकते हैं हमारी हाई क्वालिटी सीड्स के थ्रू और इसके साथ साथ प्रोडक्शन तो बढ़िया होगा ही होगा और फार्मर्स को एक इनकम भी बहुत अच्छी आपकी मिलेगी। अब मैं बार बार बोल रही हूँ क्वालिटी सीड, क्वालिटी सीड। अब इस क्वालिटी सीड के कुछ पैरामीटर्स तो होते होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते होंगे। तो इसके बेसिक पैरामीटर है हाई जेनेटिक प्योरिटी, कि उसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इधर उधर के जीन बहुत ज़्यादा नेगेटिव जीन्स उसके अंदर नहीं मिक्सअप होने चाहिए, ताकि अगर वो ग्रो करे, मान लीजिए किसी एक वेराइटी के अंदर आपके कोई जीन है जो कि ड्वार्फिज्म का जीन है, ठीक है तो रिसेसिव जीन, एक जनरेशन में 2 जनरेशन में वो ड्वार्फिज्म का जीन नहीं दिखेगा, बट आफ्टर 3rd और 4th जनरेशन वो आएगा, वो नेगेटिविटी लेकर आ रहा है क्रॉप में, तो धीरे धीरे वो इंफीरियर हो जाएगी वो वैरायटी। तो आपकी जेनेटिक प्योरिटी वैरायटी होनी चाहिए, ताकि आपके जब अगर आप फ्यूचर जनरेशन उसकी ग्रो करे तो वो भी वो प्योरिटी को मेंटेन रख सके। इसके साथ साथ फिजिकल प्योरिटी भी एंश्योर्ड होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल प्योरिटी नहीं है तो फिर आपकी सीड जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। फिजिकल प्योरिटी इन द सेंस उसके अंदर बाहर से कोई डिब्रीज नहीं ऐड होनी चाहिए, कोई क्रॉप का रेसिड्यू उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, या फिर वो कोई दूसरी क्रॉप की सीड से उसके अंदर नहीं मिक्स होनी चाहिए। जैसे मेरे पास वीट की सीड से वीट के अंदर आपका मस्टर्ड की सीड ना प्रेजेंट हो, कोई वीट की सीड उसके अंदर ना मिक्सअप हो, या फिर आपकी इन्फेक्टेड सीड्स ना हो। तो ये बात करते हैं फिजिकल प्योरिटी की, कि अगर आप सीड लेकर आ रहे हो तो कंप्लीटली यूनिफॉर्म होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। हाई जर्मिनेशन परसेंटेज, जब हम सीड को सो करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने 100 सीड सो की है तो 100 की 100 ही जर्मिनेट करेगी।
देयर माइट बी चांसेस कि कुछ ऐसी सीड्स होती हैं वो फेल नहीं हो जाती है, जर्मिनेट नहीं कर पाती हैं। तो एक अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होनी चाहिए? अगर मैं एक अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज चाहती हूं तो 85%, मोर देन 85% सीड अगर मेरी जर्मिनेट होती है, देन आई विल से कि मेरी सीड्स जो है दे हैव अ गुड जर्मिनेशन परसेंटेज। इसके बाद बात करते हैं हम हाई सीड विगर का, कि जो स्ट्रेस टॉलरेंस है उसमें इसे बहुत बेटर बिहेव करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेस कंडीशन में, नॉट इन स्ट्रेस टॉलरेंस। अगर स्ट्रेस कंडीशन है, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया या टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ड्रॉट कंडीशन हो गया, वाटर लॉगिंग है, तो ऐसे टाइम पे उस सीड के अंदर विगरनेस होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए कि वो स्ट्रेस कंडीशन को टॉलरेट कर सके। उसके अंदर भी वो एक अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज जो है आपकी वो दिखा सके। इसके बाद हाईली वायबल होनी चाहिए, मतलब आप उसको स्टोर कर रहे हो तो वो वायबल होनी चाहिए। अब आपकी जो सीड है हाईली वायबल होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर वायबिलिटी स्टोरेज के टाइम काफी अच्छी होनी चाहिए। कि भाई सीड के अंदर क्या है, एक ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ठीक है, अगर उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी तो वो अपनी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी, है ना, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये वायबिलिटी स्टोरेज के टाइम भी मेंटेन रहनी चाहिए। दूसरा, उसमें कोई सीड बॉर्न डिजीज नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर मॉइस्चर परसेंटेज उस सीड में मेंटेन रहना चाहिए, जो कि आपका होता है 8 से 12%। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर जाएगा तो चांसेस रहते हैं कि सीड के अंदर स्टोरेज के टाइम फंगल इन्फेक्शन लग जाए, कोई बैक्टीरियल डिजीज लग जाए। और अगर इससे कम आपका चला जाता है टेम्परेचर, तो सीड्स जो है वो रिकैल्सिट्रेंट सीड हो जाती है, मतलब कि वो आपका ग्रोथ अच्छी नहीं, मतलब वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगी, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडियन सीड सेक्टर में इश्यू क्या है, कि हमने जर्मिनेशन और इन सब के बारे में पढ़ तो लिया, बट व्हाई वी आर डिस्कसिंग देम। सो मैंने जैसे कहा कि मेरे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा बेसिक मटेरियल बहुत ज़रूरी है। अब उस बेसिक मटेरियल में ही अगर इशू है तो फिर इशू आते हैं। सो सबसे पहला है डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो सीड अवेलेबल है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से अवेलेबल है, कि जो फार्मर है वो प्रीवियस क्रॉप से सीड सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट सीजन में वही ग्रो कर लेते हैं। अब ये जो सीड है, फार्मर को तो नहीं पता साइंटिफिक कैसे स्टोर करना चाहिए, तो इनकी प्योरिटी, इनका जो विगर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो विगर है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर वीड्स की सीड भी मिली हुई होंगी, किसी दूसरी क्रॉप की सीड भी मिली हुई होंगी, तो लो प्योरिटी और विगर इनका अच्छा नहीं रहता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में बढ़िया बिहेव नहीं करती है। इसके साथ साथ ये लो यील्डिंग होती है, यील्ड भी बढ़िया नहीं है, और थोड़ा बहुत टेम्परेचर इधर उधर हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, यहाँ से जर्मिनेशन बहुत खराब हो जाता है। फिर पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड, ये डिजीज फ्री क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड जो है कुछ एरियाज के अंदर ही अवेलेबल है, स्पेसिफिकली पंजाब और हरियाणा रीजन में। रेस्ट आप एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में जाइए, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पर अच्छी सीड्स आपको नहीं मिलेंगी। इन्फ्रिंचमेंट ऑफ योर कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज है या गवर्नमेंट, वो नहीं अवेलेबल है, फार्मर के पास इंफीरियर क्वालिटी की सीड रहती है। उसके बाद प्रिवेलेंस ऑफ सुपीरियर एंड सबस्टैंडर्ड सीड, फेक सीड, एक तरीके से मैं कहूंगी कि फेक सीड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अब फार्मर को वो हाई प्राइस पे मिल जाती है, फार्मर खरीद के ले आते हैं, बट जर्मिनेशन बहुत पुअर है। अब जब जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? इनको एडल्टर कर देते हैं, एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्रॉप लॉसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीड सेक्टर के अंदर वीक रेगुलेशन है और कोई एनफोर्समेंट नहीं है, बिकॉज दीज लॉज आर पुअरली इम्प्लीमेंटेड। तो अब जब पुअर इंप्लीमेंटेशन है तो ऑब्वियस सी बात है फेकनेस और लो क्वालिटी सीड बहुत ज़्यादा इश्यू होंगी, जिसकी वजह से एक प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता और फार्मर को इवन आफ्टर यूजिंग लॉट ऑफ इनपुट प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता और प्रॉफिट मार्जिन फार्मर का काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद
लो वेराइटल रिप्लेसमेंट, हम शुरू से ही फार्मर जो है वही ओल्ड ऑब्सोलेट वेराइटीज की जो क्रॉप है वही यूज किए जा रहा है, ग्रो किए जा रहा है, नई वेराइटीज नहीं है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज की क्रॉप सीड्स नहीं आ रही है। तो ये भी एक इशू है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब हमारा हो रहा है तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और किसी सेक्टर को करे ना करे एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट का आपका। इसके बाद इनसफिशिएंट टेस्टिंग, हमारे पास सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि इन सीड्स को स्टोर करना है, उनकी वायबिलिटी मेंटेन करनी है, तो आपको साइंटिफिक स्टोरेज की जरूरत है, वो मिस्ड है। हाई डिपेंडेंस एंड इंपोर्ट, हम इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड करते हैं गुड क्वालिटी सीड्स के लिए। इसके साथ साथ क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल रिस्क और हाइब्रिड सीड जो है बहुत हाई कॉस्ट पर अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊं काउलीफ्लावर की सीड्स का एग्जांपल मैं दूं तो 100 ग्राम सीड्स जो है उसकी 3000 रुपीज में आती है। ठीक है, तो देखिए आप इतना ज्यादा कॉस्टली, और 1 हेक्टेयर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 kg सीड्स आपकी लगती है काउलीफ्लावर अगर आप ग्रो करना चाहते हो। तो जो मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है या पुअर फार्मर है वो इतनी हाई कॉस्टली सीड कहां से लेकर आएंगे हाइब्रिड्स की? तो वो इंफीरियर क्वालिटी की सीड ही परचेज करते हैं। और इसके बाद फार्मर को अवेयरनेस ही नहीं है सीड की क्वालिटी के बारे में कि उन्हें कैसी सीड यूज करनी चाहिए और क्या इशू है। अब जो सीड की क्वालिटी है हमारी कंट्री के अंदर, जो सीड लॉ है, सीड सेक्टर है, इसको 2 लॉ है आपके, वो रेगुलेट करते हैं। एक तो सीड एक्ट 1966 हो गया और दूसरा है हमारा सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। ये दोनों के दोनों ही लॉज जो है हमारे सीड सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि सीड एक्ट 1966 में क्या इशू है। सो ये एक तो आउटडेटेड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर मॉडर्न वेराइटीज का कोई जिक्र ही नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजीज आज हम यूज कर रहे हैं सीड को प्रोड्यूस करने का, इसके अंदर कोई कवर नहीं है। हाइब्रिड, जीएम, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन हो गया आपका, रिकरेंट सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद जीन फिंगरप्रिंटिंग हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, इन सब टेक्नोलॉजी का कोई मेंशन ही नहीं है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से डेवलप की हुई सीड को फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलता है। वॉलंटरी सीड सर्टिफिकेशन, मतलब ऐसे ही सीड सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। अनसर्टिफाइड सीड मार्केट में आज भरी हुई है एंड दे लीड टू द पुअर क्वालिटी। जैसे आपकी न्यूक्लियस सीड से एक ट्रुथफुली लेबल्ड सीड आती है, तो ये ट्रुथफुली लेबल्ड सीड के ऊपर एक ग्रीन कलर का टैग लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि भाई भरोसा करके आप इसको ग्रो कर सकते हो। बट ये ट्रुथफुली लेबल्ड सीड जो है सबसे ज्यादा पुअर क्वालिटी की होती है। सीड प्राइसेस पर हाइब्रिड सीड्स के ऊपर या बीटी सीड्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है प्राइस के, बहुत हाई प्राइस पर ये अवेलेबल है, तो फार्मर इनको परचेज ही नहीं कर पाते। उसके बाद वीक पेनल्टीज, बहुत कम फाइन है, कोई पेनल्टी नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड्स टूट भी जाते हैं, लॉज फॉलो भी नहीं होते, तो कंपनीज जो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको कोई नुकसान होता ही नहीं है कि ठीक है थोड़ी बहुत पेनल्टी है, वी कैन फुलफिल दैट। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, अगर सीड फेल हो गई, मान लीजिए मैं किसी कंपनी की सीड खरीद कर लेकर आई और उसको मैंने मेरे फील्ड के अंदर सो किया और वो फेल हो जाती है, तो कोई अकाउंटेबल ही नहीं है, फार्मर को कोई कुछ मिलेगा ही नहीं, इंश्योरेंस ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी जीरो है कि किसको आप अकाउंटेबल ठहराओगे, गवर्नमेंट को या जिस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है उसको। इसके बाद बात करते हैं हम इश्यूज विद द सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। यहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सिर्फ डीलर्स के लिए, सीड्स के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो सेल कर रहा है, रिटेलर है, होलसेलर है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। कोई क्वालिटी टेस्टिंग अगर आप सेल कर रहे हो, मार्केट में लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए मैंडेटरी क्वालिटी टेस्टिंग जरूरी नहीं है। आपको आप विदाउट प्रॉपर जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी वेरिफिकेशन कराए बिना ही आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड ओवरसाइट है ऑन प्राइवेट सीड कंपनीज। प्राइवेट सीड कंपनीज अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं है। सीड प्राइसिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है एंड वीक फार्मर प्रोटेक्शन, की फार्मर का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब ये इश्यूज है मेरे 2 लॉज के साथ जो कंट्रोल करते हैं सीड सेक्टर को। अब गवर्नमेंट को इसकी जरूरत लगी तो उन्होंने रिसेंटली सीड बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर, उन्होंने ड्राफ्ट सीड बिल 2025 जो है वो तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि आप के कुछ सजेशंस हैं, तो आप हमें वो सजेशन दे सकते हो कि इस सीड बिल के अंदर हमें क्या क्या सजेशन लाने चाहिए। ये जो ड्राफ्ट है बेसिकली प्रपोज किया गया है सीड एक्ट 1966 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 को रिप्लेस करने के लिए। अब इसके कुछ प्रोविजंस हम देखते हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन विद प्रोविजंस आई वांट टू टेल यू कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का दिसंबर बैच जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं एग्रीकल्चर अच्छे से डिटेल में पढ़ना और आप ऐसे ही
आपका जो ऑप्शन है वो एग्रीकल्चर है, तो आप दिसंबर बैच के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस बैच मिस कर दिए हैं तो आपको मिल जाएंगे यहाँ 400 प्लस लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन, हैंड रिटन नोट्स, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। जो सबसे बड़ा इशू रहता है एग्रीकल्चर में कि हमें नोट्स ही कहीं नहीं मिलते हैं। रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन होंगे, मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन एंड मैनी मोर थिंग यू विल गेट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। बट जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई लाइव कोड, MYLIVE कोड यूज करना मत भूलिएगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @agri_2026 UPSC। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के, कि ये जो लॉ लाया हुआ है, ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये चाहते हैं कि फार्मर्स को हाई क्वालिटी सीड्स, रिलायबल सीड बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाए, मतलब रीजनेबल रेट पर मिल जाए। फेक और नॉन रजिस्टर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल बंद हो, साथ के साथ रजिस्ट्रेशन को स्टैंडर्डाइज कराया जाए, रेगुलर टेस्टिंग हो, लेबलिंग हो, मार्केटिंग हो हर एक तरीके की सीड की, और फार्मर के राइट प्रोटेक्ट हो। जिसके साथ साथ ये प्रमोट करना चाहते हैं, फार्मर के राइट्स को भी प्रोटेक्शन करना है और इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। जो नई इनोवेशंस के थ्रू नई वेराइटीज डेवलप की जाएंगी, दे विल ऑल्सो बी प्रमोटेड फ्रॉम देयर। ट्रेसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा, लीगल अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाएगा कि अगर सीड फेल होती है, क्रॉप फेल होती है, तो हु विल बी लायबल फॉर दैट। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इसमें प्रमोट किया जाएगा कि आप आइए और क्रॉप को प्रोड्यूस कीजिए, सॉरी सीड्स को प्रोड्यूस कीजिए। अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया है सभी वेराइटीज़ के लिए, कि आप कोई भी वेराइटी डेवलप कीजिए सीड की, चाहे पब्लिक हो, पब्लिक सेक्टर ने डेवलप की है चाहे प्राइवेट सेक्टर ने, सभी को उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा बिफोर कॉमर्शियल सेल। मार्केट में उतारने से पहले सेल कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये होगा वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज परफॉर्मेंस, कि उस सीड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कल्टीवेशन के बाद उसकी वैल्यू कितनी रही है, उसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो आपकी नोटिफाइड वेराइटीज थी आर डीम्ड रजिस्टर्ड फॉर स्मूथ ट्रांजिशन। नोटिफाइड वेराइटीज ऐसी बेसिक क्रॉप की वेराइटीज होती है जो ऑलरेडी आपकी मार्केट में ग्रो कर रही है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मतलब जिनके बिना काम नहीं चलता है, तो उनको डीम्ड रजिस्ट्रेशन के अंदर रखा गया है ताकि वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद फार्मर वेराइटीज एंड एक्सपोर्ट ओनली वेराइटीज में भी एग्जम्प्ट। जो फार्मर की वैरायटी है, मतलब मैं फार्मर हूँ, अगर मैंने कोई वैरायटी डेवलप की है तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, या फिर मैं कोई बाहर से सीड को एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड प्रोड्यूसर एंड डीलर, जितने भी सीड प्रोड्यूसर हैं, सीड प्रोसेसर हैं, सीड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड रिटेलर्स हैं, उन सभी को यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जितने भी नर्सरी ऑनर्स हैं, नर्सरी ऑनर कौन होते हैं, जहाँ पर आपको प्लांट रिलेटेड मटेरियल मिलता है, हॉर्टिकल्चर प्लांट का मटेरियल मिलता है, प्लांटिंग मटेरियल जो मिलता है वो नर्सरीज से मिलता है, तो उन सभी को भी यहाँ पर लाइसेंस लेना ज़रूरी है। एंड लाइसेंस जो है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आपने किसी भी प्रोविजन को वायलेट किया तो। इसके साथ साथ सीड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसके अंदर मेंटेन होने चाहिए, तभी आपको रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन मिलेगा। सो इसमें आपके जो सीड सर्टिफिकेशन है, दे मस्ट, सीड क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, दे मस्ट मेट द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। उसमें जेनेटिक प्योरिटी मोर देन 95% होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी 99% होनी चाहिए, 98 to 99%, जर्मिनेशन मोर देन 85% होना चाहिए, मॉइस्चर 8 to 12% होना चाहिए, और सीड हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए अब ये टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज तो सेटअप की जाएंगी, इसके लिए स्टेट एंड सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी, मैंडेटरी लेबल है पैकेट्स के ऊपर। अगर आप सेल कर रहे हैं मार्केट में तो आपको उसके ऊपर QR कोड होना चाहिए। QR कोड किस लिए, ताकि डिजिटल ट्रेसेबिलिटी इंक्रीज हो सके। उस पैकेट के ऊपर वैरायटी का नेम मेंशन होना चाहिए, लॉट नंबर होना चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज मेंशन होना चाहिए, प्योरिटी परसेंटेज और प्रोड्यूसर डिटेल वहाँ पर मेंशन आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ सीड सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग के लिए ये सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम को एक्सपेंड किया जाएगा। इवन प्राइवेट लैब्स को भी यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा, प्राइवेट लैब्स भी ओपन की जाएंगी, जहाँ पर आपकी मैंडेटरी
कोई भी सीड अगर मार्केट में एंटर करती है तो उसकी मैंडेटरी सैंपलिंग, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन होगा मार्केट में एंटर होने से पहले, और इसके लिए सीड इंस्पेक्टर्स ऑथोराइज किए जाएंगे कि आप जाइए रेड कंडक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी स्टॉक को सीज कर सकते हैं और किसी भी सीड सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं। ये सब राइट्स दिए जाएंगे। इसके लिए सीड इंस्पेक्टर्स को भी रिक्रूट किया जाएगा। फिर है फार्मर्स राइट। फार्मर राइट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है जो पिछले लॉज के अंदर नहीं था। फार्मर जो है किसी भी सीड को सेव कर सकता है, यूज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, सेल कर सकता है। अब ये देखो, ये सेल वाला प्रोविजन आया है। अर्लियरली सेव, यूज, एक्सचेंज तो था, बट फार्मर आपका सेल नहीं कर सकता था, सेल नहीं कर सकता था वो फार्म सेव्ड सीड को। तो यहाँ पे अगर फार्मर ने कोई अपनी सीड को बचा करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है, तो वो उसे सेल भी कर सकता है, बट वो ब्रांडेड पैकेज सीड को नहीं, मतलब किसी दूसरी ब्रांड की सीड्स को नहीं वो मार्केट में सेल कर सकता है। कंपनसेशन, अगर फार्मर कंपनसेशन मैकेनिज्म भी रखा है, अगर जैसे अभी पिछले लॉज के अंदर क्या था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, सीड फेलियर हो जाता था, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सेट की गई है कि अगर सीड फेल हो जाती है, जर्मिनेशन नहीं होता है और एज पर द प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया की ये सीड ये चीज देगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो फार्मर को कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी ने, अगर फार्मर को लॉस होता है तो। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस भी इसके अंदर लाए गए कि भाई इम्प्रूव्ड ग्लोबल वेराइटीज को आप ला सकते हैं आफ्टर टेस्टिंग, ठीक है, इंडिया में आप ला सकते हैं टेस्टिंग के बाद में, पर प्रॉपर टेस्टिंग के बाद आप इसको हमारी कंट्री में ला सकते हैं। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, परमिशन फॉर ट्रायल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंपोर्ट फॉर टू सपोर्ट इनोवेशन, नई इनोवेशंस को डेवलप करने के लिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर का भी जो है बजट इंक्रीज किया जाएगा। और ग्लोबल सीड टेक्नोलॉजी, इंडिया का जो ग्लोबल सीड टेक्नोलॉजी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि इंडिया को उसका एक्सेस मिल सके। सो इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को इंक्रीज किया जाएगा। इसके साथ साथ अब इसमें पेनल्टीज का भी सिस्टम है। इसमें 3 तरीके की पेनल्टी है, ट्राइबल, माइनर एंड मेजर। अगर मेजर पेनल्टी है, आपने जैसे फेक सीड आपने मार्केट में सेल की है, नॉन रजिस्टर्ड या फिर इलीगल बिजनेस आपने किया है, तो अब फाइन लग सकता है आपको 30 लाख रुपए तक का और जेल हो सकती है 3 साल तक की। अगर माइनर ऑफेंस है, जैसे इस पे छोटे मोटे फाइन, आपके फाइन्स लग जाएंगे, नोटिस इश्यूज हो जाएगा, वार्निंग इश्यू हो जाए, तो इसमें पेनल्टी भी है यहाँ पर जो कि चेक रखेगी। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिसके अंदर नेशनल सीड कमेटी, स्टेट सीड कमेटी, सीड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सीड इंस्पेक्टर और सीड एनालिस्ट्स को का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाएगा। इन सीड इंस्पेक्टर हो गए, सीड एनालिस्ट जो है, इनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी ताकि एक प्रॉपर चेक रहे सीड सेक्टर के ऊपर। दीज बॉडीज, अब ये सब जो है ये क्या करेंगी काम, ये रेगुलेट करेंगी, स्टैंडर्डाइज करेंगी और मॉनिटर करेंगी सीड सेक्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मॉनिटरिंग एंड रेगुलराइजेशन बहुत कम है करंटली सीड सेक्टर के अंदर। इसके साथ साथ रिकॉर्ड कीपिंग, इसके लिए नेशनल सीड रजिस्टर प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें हर एक पर्सन को, उसके पास अगर कोई भी सीड है तो उसको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा अबाउट सीड प्रोडक्शन, सीड लॉट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं तो भी, और फील्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सब कुछ वहां पर मेंटेन की जाएगी, एक डिटेल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। डिजिटल सीड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने बताया, इन दोनों को क्लब किया जाएगा कि यहाँ पर जितने भी डीलर्स हैं रजिस्टर करवाएंगे, सबके सब वेराइटीज हैं उनको भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। टेस्टिंग रिजल्ट, आपके जो सीड है उसके क्या टेस्टिंग रिजल्ट आए हैं वो भी आपने अपलोड कराने पड़ेंगे। ट्रेसेबिलिटी डाटा भी आपने डालना पड़ेगा ताकि करप्शन कम से कम हो, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो सके। और इसके साथ साथ बायो सेफ्टी एंड जीएम रेगुलेशन, जीएम क्रॉप्स जो है, बायोटेक आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है बायोटेक के अंदर, वो इनको देखेंगी, दे विल लुक अपॉन इट। और एनवायरमेंटल हेल्थ, इनका ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जीएम क्रॉप का एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इशू तो ना हो, हेल्थ और एनवायरमेंट के ऊपर कोई इशू ना हो। सो दिस विल बी ऑल्सो लुक अपॉन। अब इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन होंगे कि ये तो हमने प्रोविजंस देख लिया, अब इसके फायदे क्या होंगे कि भाई मेरे फार्मर को जेन्युइन सीड मिलेगी, हाई क्वालिटी सीड मिलेगी, क्रॉप फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी सीड मिलेगी। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मुझे क्लाइमेट रिजिलियंट वेराइटी चाहिए, तो क्लाइमेट रिजिलियंट एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज जो हैं वो मुझे यहाँ से मिलेंगी। ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी यहाँ से। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर आपका बजट इंक्रीज होगा तो वहाँ इनोवेशन भी आएगी, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी। साथ के साथ फार्मर को अभी तक जो प्रोटेक्शन नहीं मिली थी वो इस लॉ में दी गई है और आपका सीड सेक्टर जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। सो दीज विल बी द पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ड्राफ्ट बिल। ये ध्यान रखिएगा कि ये अभी ड्राफ्ट है
फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइए कि क्या हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।